आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि एनबीएस की भर्ती जो है आने वाली है वो भी पूरे 10,000 पदों पर होगी। बड़ी हंसी आती है देख के कि आखिरकार करा तो करा क्या जाए, चुनाव जो है सर पे है, और मतलब चुनाव जो है उसका सर पे तो निकल गया, लगभग चुनाव बीच में चल रहा है, कुछ जगहों पे हो चुका है, कुछ जगहों पे बाकी है। और इसके बाद टेंशन ये है कि अभी एनबीएस वालों ने क्या कहा, एनबीएस वालों ने कहा कि 10,000 भर्ती हम चुनाव के बाद निकालेंगे, और उन्होंने पूरा अपना कैलेंडर जारी करा। डीएसएसबी में आपके फॉर्म अप्लाई हो रखे हैं, एलटी ग्रेड का अता पता नहीं है, टीजीटी में भी फॉर्म अप्लाई हो रखे हैं, और चुनाव के बाद आदर्श एकलव्य जो विद्यालय हैं उनमें भी प्रोसेस होने वाला है। तो आपकी सिचुएशन चल क्या रही है इस समय कि आखिरकार क्या तैयारी करी जाए क्या ना करा जाए। और चुनाव में स्थिति ये है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो राहुल गांधी ने पहले ही कह रखा है कि हम भी बहुत ज़्यादा भर्ती निकालेंगे, और अगर भाजपा की सरकार आती है मोदी जी की तो वो भी कह रहे हैं हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे। अब चाहे सरकार कांग्रेस की आए या फिर भाजपा की आए, जिसकी भी आए, भर्ती दोनों कंडीशन में वो वादा कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि भर्ती आएगी, ऐसा वो लोग कह रहे हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है भरत हरि ने पहले ही कह दिया कि जो राजनीति होती है वो बहुरूप वाली होती है, वो चंचला होती है, वो इतनी चंचल होती है उसका पता ही नहीं, और उसके बहुत से रूप होते हैं, उसका कोई एक रूप नहीं होता। अब स्टूडेंट बेचारा खुद राजनीति में पिस रहा है, करे तो करे क्या। अब समस्या ये है कि सर एलटी ग्रेड देखें या नवोदय आ रही है वो देखें। अब पीछे से किसी ने पुश कर दिया, बोले क्या है नवोदय जो है वो वार्डन जैसी जॉब होती है, लगातार रहना पड़ेगा, जे है वो है, और वहाँ पे बहुत सी समस्याएं हैं, कोई कहेगा यहाँ पोस्टिंग होगी, कोई कहेगा वहाँ पोस्टिंग होगी। तो मेरे बच्चों, चुनाव के बाद एक सुनहरा अवसर आने वाला है, जो भी आएगी भर्ती आपकी तैयारी होनी चाहिए। सरकार चाहे मोदी जी की आए चाहे राहुल गांधी की आए, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको केवल अपनी तैयारी करना है। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे जो एलटी ग्रेड को लेके मोटिवेट थे, अब वो कट जाएंगे किधर को, एनबीएस की तरफ को, नवोदय की तरफ को, और जैसे ही नवोदय में फॉर्म पड़ेगा वो ठंडे पड़ जाएंगे। ठीक ऐसे ही जैसा डीएसएसबी में हुआ था कि जब डीएसएसबी फॉर्म नहीं पड़ा था टीजीटी में, तब आप लोग बहुत एक्टिव थे, और जब फॉर्म पड़ गया फिर आप शांत हो गए। इसके बाद ईएमआरएस आएगी, जो आदर्श एकलव्य विद्यालय हैं, फिर आप लोग उधर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो भाई इसका भी एक तोड़ है, एक तरीका है। जैसे अभी कोई भी बिना सेपरेट वीडियो बनाए, बिना कोई अनाउंस किए, गूगल मीट का जो था वो लिंक दे दिया था कि जिसको अपनी समस्या सॉल्व करनी हो, जिसको कोई प्रॉब्लम आए, वो सीधे मतलब आमने सामने बैठकर बात कर सकता है। तो मैंने देखा कि कई स्टूडेंट आए जिन्होंने अपनी समस्याएं बताई और उनसे बात हुई, तो ये पता लगा कि जो बेसिक चीज़ें हैं स्टूडेंट को वो पता ही नहीं। स्टूडेंट को ये पता है कि नवोदय अलग ब्रांड है, एलटी अलग ब्रांड है, ईएमआरएस अलग ब्रांड है, टीजीटी अलग ब्रांड है। तो उनको लेके इतने तो अधिक, देखो दो तरीके के स्टूडेंट हैं, एक तो वो कि जिन्हें कोई बाधा नहीं है, वो सीधे चल रहे हैं, तो उन्हें तो भाई ना तो वो वीडियो देखेंगे ना वो कुछ करेंगे, वो सीधे किताब पढ़ेंगे, सिलेक्शन लेंगे। पर आपका क्या है, आपकी कुछ समस्याएं हैं, कुछ बाधाएं हैं, जब तक वो बाधाएं क्लियर नहीं होंगी सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो पहले उन बाधाओं को क्लियर करो। तो कुछ स्टूडेंटों से मेरी बात हुई आमने सामने बैठ के, तो मुझे यही पता लगा कि आखिरकार उनके अंदर कंफ्यूजन बहुत है। उनके अंदर यह समस्या है कि सर एलटी देखें या एनबीएस देखें। मेरे भाई, चाहे एलटी हो चाहे एनबीएस हो, क्या दोनों में सब्जेक्ट आएगा? जी हाँ, बिल्कुल आएगा। क्या दोनों में जीएस आएगी? बिल्कुल आएगी। अब जैसे हमारा आज का टॉपिक है, ये क्या है, महासागर। ठीक है, इसकी एक वीडियो पहले बना दी है जिसमें आपको बताया है कि महासागर क्या होते हैं, महासागरों के कुल कितने, आपका डायग्राम में कितने पार्ट हैं, कि महासागर में आपको क्या क्या पढ़ना है, पूरा डायग्राम बना दिया है। अब अगर आप चाहें तो भाई एनबीएस की तैयारी कर लो, चाहे एलटी कर लो, और अब जो टीजीटी का फॉर्म आएगा उसमें भी जीएस आएगी। अब चाहे आप कहीं तैयारी कर लो, टीजीटी की कर लो या ईएमआरएस की कर लो, इन सब में कॉमन है वो जीएस आएगी ही आएगी, और जीएस में ज्योग्राफी आएगी, और ज्योग्राफी का टॉपिक जो है जलमंडल और महासागर आएगा ही आएगा। फिर इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, एलटी ग्रेड के उसमें और इसमें। तो भाई जिसको डायग्राम क्लियर हो गया, पूरा डायग्राम जो मैंने बताया था कि डायग्राम में क्या, जलमंडल, जलमंडल के अंदर महासागर, महासागर के बाद सागर, फिर क्या आएगा, खाड़ी, गर्त, फिर क्या आएगा, इनके बंदरगाह क्या होते हैं, इनके द्वीप समूह कौन से होते हैं, इस पर जलप्रपात कौन से होते हैं, समुद्री जलसंधियां कौन सी होती हैं, समुद्री जलधाराएं कौन सी होती हैं,
महासागरीय लवणता क्या होती है, महासागरीय तापमान क्या होता है, जिसने क्लियर कर लिया तो वो चाहे एनबीएफ दे ले, चाहे एलटी टीजीटी दे ले या ईएमआरएफ दे दे, मान के चलो काम हो जाएगा। अगर प्रिपरेशन पहले से है तो बात बन जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी चीज के लिए पहले से प्रिपेयर होते हो पूरी ताकत से, तो क्या है यहां पे कि आपको जीएस के टॉपिक तैयार करना है और जीएस को इस तरीके से तैयार करना है, फिर चाहे आप एनबीएस में बैठो, एलटी में बैठो, टीजीटी में बैठो, ईएमआरएस में बैठो, आपका क्वेश्चन बन जाए। और ये एकदम डिमोटिवेट मत हो जाना कि अब हम एलटी छोड़ के एनबीएस पहुंच जाएं। भाई सारी तैयारी एक है, आपको करना क्या है, जीएस को अच्छे से तैयार करना है, सब्जेक्ट को करना है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, महासागर। और महासागर की एक वीडियो पहले बनाई जा चुकी है जिसमें हमने आपको ये बता दिया था कि आखिरकार महासागर कुल कितने होते हैं और उनके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। और ये भी बताया था कि जो 16-17 पॉइंट हैं उनमें से केवल कुछ पॉइंट आपको एलटी ग्रेड के लिए पढ़ना है। और जो पूरा डायग्राम है ये सभी भर्ती परीक्षाओं में आता है। तो यहां पे ये क्या है कि जो आपका पहला हिस्सा था महासागर में वो क्या था, क्षेत्रफल, गहराई, द्वीप और द्वीप समूह, खाड़ी, सीमांत सागर, कटक, गर्त। अगला टॉपिक क्या था, महासागर, यानी महासागर के अंतर्गत कुल इतनी चीजें पढ़नी थी और सागर के अंतर्गत कुल इतनी चीजें। इसके बाद यहाँ पे महासागरीय तापमान, महासागरीय लवणता, महासागरीय जलधाराएं, प्रवाल भित्ति, महासागरीय बंदरगाह, इस तरीके से चलेगा। तो आज की वीडियो में जो एलटी ग्रेड में और अन्य परीक्षाओं में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं वो हम तैयार करेंगे। महासागर के क्षेत्रफल देखेंगे, उनकी गहराई देखेंगे और उनकी गर्त देखेंगे। 3 चीजें इस वीडियो में देखेंगे। महासागरों का क्षेत्रफल कौन सा है, गहराई क्या है, उनकी गर्त क्या है, और साथ में इन महासागरों के बारे में थोड़ी सी डीप जानकारी जो ये कभी कभी एग्जाम में भी पूछता है। ठीक है, तो हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्षेत्रफल देखेंगे, गहराई देखेंगे और महासागरों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके आने हैं कई एग्जामों में। तो इस तरीके से पहला आपका क्या है, मैटर क्या है, जलमंडल। क्या है, जलमंडल। तो जलमंडल के अंतर्गत महासागर, सागर, खाड़ी। खाड़ी जानते हैं, जैसे ये जो है ये आपकी क्या है, खाड़ी है, फारस की खाड़ी। तो ये क्या होता है, ये आपका अफ्रीका है और ये क्या है, अरब है। इन दोनों के बीच में खाड़ी गई है, पहाड़ों के बीच का स्थान, उसे कहते हैं खाड़ी। तो ये कौन सी श्रेणी के उच्चावच होते हैं, प्रथम श्रेणी के। ठीक है, अगला वो कह रहे हैं कि जो संपूर्ण भूमंडल है, ये क्या है भाई, संपूर्ण भूमंडल। इस संपूर्ण भूमंडल पर मैंने मोटे तौर पर बताया था आपको कि 70% जल होता है, 30% जमीन है, स्थल है। वो एक मोटे तौर पर है, बारीक तौर पर क्या है, 78.8%। यानी जो जल वाला हिस्सा है, ये जल वाला हिस्सा कितना है, 78.8% क्या है, जल है। ठीक है, और जमीन कितनी है, 29.2%। 29.2% जमीन है। तो एक कॉन्सेप्ट आप ये समझ लीजिए कि पूरा जो भूमंडल है, पूरी पृथ्वी है, उस पे 78.8% क्या है, जल है, और जमीन कितनी है, 29.2%। और अगर ये दोनों ऑप्शन में ना हो तो 70 और 30 मोटे तौर पे। एक बात क्लियर हो गई। अगला क्या है कि कुल क्षेत्रफल जो है वो कितना है, 51 वर्ग किलोमीटर। 51 वर्ग किलोमीटर, जिसमें जल का कितना है, 36.17 करोड़ वर्ग किलोमीटर। यहां ध्यान रखना ये करोड़ वर्ग किलोमीटर है, यानी जितने भी आपके टोटली है वो कितना है, 51 वर्ग किलोमीटर, जिसमें जो जल का हिस्सा आ रहा है वो आ रहा है 36। जल का कितना आ रहा है, 36.17 वर्ग किलोमीटर, और स्थल कितना आ रहा है, 14.89 करोड़ वर्ग किलोमीटर। कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है टेंशन लेने वाली, लेकिन आपको मोटे तौर पे ये पता होना चाहिए आपको मोटे तौर पे ये पता होना चाहिए कि जो जल है वो कितना है और जो स्थल है वो कितना है। ठीक है, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज और आई है कि आप देख रहे हो ये क्या है, पृथ्वी का गोलार्ध है। ये क्या है, पृथ्वी का गोलार्ध। तो इस पे भाई क्या है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये एशिया, ये यूरोप है, ये एशिया है। ठीक है, ये आपका क्या है, एशिया है। वो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, ये वाला कॉन्सेप्ट कि दक्षिणी गोलार्ध में 81% जल है, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो जो दक्षिणी गोलार्ध में जल है वो 81% है। दक्षिणी गोलार्ध में जल कितना है, 81% है, और स्थल कितना है, 19% है।
यानी दक्षिणी गोलार्ध में सबसे अधिक मात्रा में क्या है, जल। कितने परसेंट है, 81% है। और स्थल क्या है, 19% है। और उत्तरी गोलार्ध में क्या है, 40% क्या है, जल है। ऊपर वाले गोलार्ध में 40% है आपका जल, और जमीन कितनी है, 60%। क्या समझ में आया कि जो उत्तरी गोलार्ध है वहां पे जल की मात्रा कम है, और जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पे जल की मात्रा अधिक है। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर आप नक्शा देखें तो महाद्वीप थोड़े ऊपर को ही है, नीचे को कम है। तो जो नीचे जो है वो 81% जल है, ऊपर जो है कम जल है, लगभग 40% जल है। अब जो आपका दक्षिणी गोलार्ध है उसमें स्थल कम है, और उत्तरी गोलार्ध में स्थल ज्यादा है। इसको बीच से अगर बांट दिया जाए तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब कुल जल का 97.25% महासागरों में खारा जल है, और 2.5% शुद्ध मीठा जल है। ठीक है, याद करें तो ठीक, ना करें तो भी ठीक, लेकिन हल्का सा ध्यान रखना है कि दक्षिणी गोलार्ध में जल ज्यादा है और उत्तरी गोलार्ध में जल कम है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थल कम है और आपके उत्तरी गोलार्ध में स्थल ज्यादा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि महासागर, कोई तो कहता है 4 हैं, कोई कहता है 3 हैं, कोई कहता है 5 हैं। कितने हैं भाई महासागर? कुल मिला के जो पीसीएस की एंथेटिक बुक हैं, जैसे आपकी बौद्धिक पब्लिकेशन की हो गई या और अन्य पब्लिकेशन की हो गई, जो मैंने आपको बताया था, उसमें 4 महासागर बताए हैं। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, इसी को कहते हैं अंध महासागर। क्या कहते हैं? अंध महासागर। अगला हिंद महासागर, हिंदी लिख दिया, हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर। और चौथा है आर्कटिक महासागर। तो क्वेश्चन ये आता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत, प्रशांत महासागर। इसी में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसकी गहराई कितनी है, औसत गहराई, ये आपके महासागर। तो जो इसकी औसत गहराई है वो है आपकी 4572 मीटर। ये गहराई जो है वो किस में है? मीटर में है। तो इसकी गहराई कितनी है? 4572 मीटर जो है इसकी गहराई है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 16.57 किलोमीटर, और वो भी किसमें? करोड़ में। इतने करोड़ किलोमीटर। ये आपका वर्ल्ड का नक्शा पूरा कर देते हैं। ये आपका आ गया उत्तरी अमेरिका, ये आ गया आपका दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो अब वो कह रहे हैं कि इसकी औसत गहराई कितनी है? 4572। क्षेत्रफल कितना है? 16.57 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर ये बैठेगा। इसके अलावा इसमें सबसे गहरी गर्त कौन सी है? मैरियाना ट्रेंच। कौन सी है? मैरियाना ट्रेंच, या इसको क्या कहते हैं? चैलेंजर। एक बात का और ध्यान रखना, अगर वो गर्त ना पूछ के फेम स्ट्रेट पूछ ले तो धोखा मत खा जाना। फ्रेम स्टेट का मतलब भी गर्त होता है। गर्त का मतलब जो महासागर होते हैं ऐसे, उनमें जो गहरी क्या होती है? खाइयां होती हैं, उनको क्या कहते हैं? गर्त। तो जो प्रशांत महासागर है उसकी सबसे गहरी गर्त कौन सी है? मैरियाना ट्रेंच या चैलेंजर गर्त, 11.33 मीटर। ठीक है, ये तो नहीं पूछेगा, यही पूछेगा कि प्रशांत महासागर की सबसे गहरी कौन सी है? मैरियाना। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर। कौन सा है? अटलांटिक। हाँ, प्रशांत देख लीजिए, ये क्या है? प्रशांत पहला हो गया। कौन सा हो गया? प्रशांत। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था दोनों तरफ क्यों है। आप ऐसे करके जोड़ोगे तो मिल जाएगा, इसके बाद कागज सीधा होगा तो ये क्या होगा? फैल जाएगा। प्रशांत महासागर और प्रशांत। दूसरा है अटलांटिक महासागर। तो ये कौन सा है? अटलांटिक, अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर। इसकी औसत गहराई है 3376, क्षेत्रफल है 8.29 वर्ग किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो है महासागर कौन सा है? ये अटलांटिक महासागर है। और इसकी जो सबसे गहरी गर्त है वो कौन सी है? प्यूर्टो रिको। ये इसकी सबसे गहरी गर्त है। किसकी? अटलांटिक महासागर की। और ये अंग्रेजी के एस आकार का है। किस आकार का? एस आकार का। हिंद महासागर की औसत गहराई कितनी है? 4000। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 7.34 वर्ग किलोमीटर। और इसकी सबसे गहरी गर्त है सुंडा गर्त। कौन सी गर्त है? सुंडा गर्त। और जो आर्कटिक है इसकी औसत गहराई है 1260, और इसका क्षेत्रफल है 1.40 वर्ग किलोमीटर। और इसकी सबसे गहरी गर्त है मोलाय होल। कौन सा है? मोलाय होल। तो भाई एक ट्रिक से आप याद कर सकते हो। मान के चलो प्रशांत एक लड़का है और मैरी एक लड़की है, तो इन दोनों की शादी हो रही है। तो आप ऐसे याद कर लो, प्रशांत और मैरी, प्रशांत विद मैरी।
ठीक है, प्रशांत के साथ जोड़ दो मेरी को, तो प्रशांत महासागर की गर्त कौन सी है? मेरी गर्त। आपको ट्रिक बता रहा हूं, याद आ जाएगा। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर इसकी क्या है? प्यूर्टोरिको, प्यूर्टोरिको। तो अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर इसका एक दूसरा नाम है। अब जैसे अटलांटिक में देखो आटा करके बात बनना है, चाहे आटा बना लो, आटा, आटा आ रहा है, आट से आटा। आटा कैसा है? प्योर है। आटा कैसा है? प्योर है, उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है, कोई भी मिलावट आटे में नहीं है। या तुम ऐसे बना लो कि अटलांटिक महासागर का दूसरा नाम अंध महासागर यानी अंधा। अब अंधे को प्योर क्या पता कि क्या प्योर है क्या मिलावट है? भाई उसको कह रहे दूध दे दो, तो जो आंख से देख सकता है वो तो देख सकता है कि प्योर है नहीं है। वो दूध को चेक करके कितना पानी है, कितना दूध जो है वो पानी मिला है नहीं मिला है। लेकिन जो अंधा आदमी है वो कैसे उसकी प्योरिटी चेक करेगा? वो तो उसको दिखता ही नहीं है। तो अंध महासागर का तुम जोड़ लो क्या? प्यूर्टोरिको। अब आ जाओ हिंद महासागर। हिंद महासागर की क्या है? सुंडागर्त। हिंद महासागर, हा से हिंद, हा से हाथी, हा से हिंद, हा से हाथी। हाथी की क्या होती है? सूंड होती है। हा से हिंद, हा से हाथी, सुंडागर्त हो गई। आर्कटिक, आर्कटिक पे क्या है? मोलाय होल। आप आर्कटिक पे एक मॉल बना है, उस मॉल पे आप गए। आर्कटिक नामक द्वीप पे क्या बना हुआ है? आर्कटिक ध्रुव पे क्या बना है? मॉल बना है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। अब आपके इन्होंने 4 महासागर बताए। प्रशांत महासागर पहला, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत, दूसरा अटलांटिक, तीसरा हिंद और आर्कटिक, और चौथा आर्कटिक। ये जो क्रम है ये हिसाब से है इसके क्षेत्रफल के, किसके? क्षेत्रफल के। अगर वो गहराई से पूछ ले तो कुछ नहीं करना है, इसको ऊपर कर देना है। गहराई जो है प्रशांत महासागर के बाद हिंद महासागर की है, ठीक है। इसके बाद किसकी है? अटलांटिक की। ये प्रशांत महासागर, ये आपका अटलांटिक, और ये कौन सा है? हिंद महासागर। ये कौन सा है आपका? हिंद महासागर, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या? प्रशांत महासागर की। नाम देखो क्या है? प्रशांत। जैसा कि नाम है इसका वैसा ही काम है, ये बहुत ही शांत रहता है। कैसा रहता है? शांत रहता है। और सबसे ज्यादा खतरनाक महासागर कौन सा है? अटलांटिक। जितनी दुनिया की जो सबसे लंबी कटक है, कटक का मतलब समुद्री पहाड़ियां, वो कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। सबसे खतरनाक बारमूला ट्रायंगल जैसी खतरनाक जगहें इन्हीं महासागरों में पाई जाती हैं। तो ये नाम क्या है? प्रशांत महासागर। देखो यहाँ एक चीज है कि एक तरीका तो ये है कि मैं आपको प्रशांत महासागर टॉपिक तैयार कराऊं, इसी के साथ में इसके द्वीप हो गए, इसकी जल संधियां हो गई, इसके सागर हो गए, और इसकी जलधाराएं तैयार कराऊं। ये तरीका वहां सही रहता है जहां पे पैटर्न आपका पीसीएस की तैयारी कर रहे हो। लेकिन यहाँ जो एलटी ग्रेड और अन्य भर्ती परीक्षाएं होती हैं, जहाँ पे 30 नंबर की या लगभग 25% में जहाँ पे जीएस आती है, तो वहाँ पे इतना अधिक गहराई से पढ़ना अपेक्षित नहीं होता है। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल ये समझो कि जैसे आप द्वीप पढ़ोगे, द्वीप और द्वीप समूह, तो जो विधिवत तरीका है वो तो ये है कि आप महासागरों के द्वीप पढ़ो। लेकिन अगर आप एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता और अन्य भर्ती परीक्षाओं के पेपर देखेंगे तो वहाँ महासागरों के अकॉर्डिंग ना पूछकर देशों के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि देश बताइए और उसका महाद्वीप बताइए। तो जो प्रशांत महासागर है आप देख रहे हो ये कहां पर है? ये दोनों तरफ है। दोनों तरफ में अगर आप देखेंगे तो इसकी स्थिति ये आएगी। तो ये इसका क्या हो गया? पश्चिम। ये हो गया पश्चिम और ये हो गया पूर्व। तो प्रशांत महासागर के पश्चिम में क्या है? एशिया, और क्या है? ऑस्ट्रेलिया। दिख रहा है? एशिया और ऑस्ट्रेलिया। ये देखो एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये इसके कहां पर है? पश्चिम में। इसके पूर्व में क्या है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। इसके उत्तर में क्या है? बेरिंग जल डमरू मध्य, जिसे जल संधि भी कहते हैं, और नीचे क्या है? अंटार्कटिक सागर। इसका क्षेत्रफल आपको तैयार हो चुका है पहले, और इसकी आकृति जो है त्रिभुज के आकार की है। कैसी आकृति है? त्रिभुज के आकार की है। और इसका प्राचीन नाम क्या है? पैंथालासा। इसकी गहराई भी हो गई, चौड़ाई 16,785 किलोमीटर है और लंबाई 14,880 किलोमीटर है। इसके दोनों तटों पर बलित पर्वतों की क्या पाई जाती हैं? श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ज़्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछेगा वो कहाँ से पूछेगा? इस वाले पोर्शन से पूछेगा। इसको आपको बहुत अच्छे से देखना है। दूसरे नंबर पर जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये पूछेगा कि प्रशांत महासागर के जो है वो पश्चिम में कौन सा द्वीप, कौन सा महाद्वीप है, और उसके पूर्व में कौन सा महाद्वीप है, या उसके उत्तर में क्या है? उसके दक्षिण में। उत्तर में बेरिंग जल डमरू मध्य है और दक्षिण में अंटार्कटिक है। ठीक है। अगला आया आपका क्या? अटलांटिक महासागर।
अटलांटिक महासागर जो है वो यहाँ पे आ रहा है और ये किसका है, अंग्रेजी के एस आकार का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ये क्या है, पश्चिम है। अब आप मुझे बताओ पश्चिम में इसके कौन से दो महाद्वीप पड़ते हैं, बताओ ये क्या है, क्या है ये, उत्तरी अमेरिका, और ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका। अब जिन लोगों ने कभी नक्शा नहीं देखा है, जिन लोगों ने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, जो फिल्में देखते हैं, तो वहाँ पे वो ऐसे कहते हैं कि हीरो कहाँ से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, या वहाँ का गद्दार जो है विलेन वो कहाँ से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है। तो उनको ये लगता होगा कि अमेरिका कोई एक देश है, अमेरिका कोई एक देश है छोटा सा, जैसे इंडिया देश है, इंडिया तो बड़ा है। हकीकत क्या है कि भाई अमेरिका जो है ये तीन है। अमेरिका कितने, तीन है। एक उत्तरी अमेरिका जो कि महाद्वीप है, एक दक्षिणी अमेरिका जो कि महाद्वीप है, और जो असली वाला अमेरिका है वो यहाँ है मैक्सिको के पास में, उत्तरी अमेरिका के नीचे वाले भाग में। इसे कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। तो यहाँ पे ये क्या हुआ कि आपका इसके पश्चिम में क्या है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। इसके पूरब में क्या है, बताओ क्या है, ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका, एशिया और अफ्रीका, ठीक है। इसके उत्तर में भाई बहुत चीजें पड़ रही हैं, जिसमें क्या है, ग्रीनलैंड। उत्तर में यहाँ पे क्या है, ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर, जो इसके उत्तर में है। इसके दक्षिण में खुला महासागर है। इसका क्षेत्रफल आपको तैयारी है, ये अंग्रेजी के एस आकार का है। ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर सकरा है, देखो भाई ये है भूमध्य रेखा, इसके ऊपर और नीचे कैसा है, सकरा है, बीच में क्या है, बड़ा है। न्यूफाउलैंड, न्यूफाउलैंड जिसे कहते हैं ग्रैंड बैंक, और आपका वर्टिस द्वीप के चारों ओर विस्तृत और मगन तट पाए जाते हैं। यानी जो महासागर में कौन से दो पाए जाते हैं, न्यूफाउंडलैंड और वर्टिस द्वीप, जिसमें डागर बैंक कहते हैं इसे, और ग्रैंड बैंक। ये समझ लो भाई, ये ग्रैंड बैंक और ये डागर बैंक क्या होता है, जिस स्थान पर ठंडी और गर्म जलधाराएं समुद्र की मिलती हैं तो एक प्लैंकटन नाम की वनस्पति का उत्पादन होता है, ऑटोमेटिक वो उत्पन्न होती है, जहां जो कि मछलियों को आकर्षित करती है। छोटी मछलियां उस वनस्पति को खाने के लिए एक पार्टिकुलर जगह पे इकट्ठी होती हैं, फिर बड़ी मछलियां ही उनको खाने के लिए उनकी ओर आ जाती हैं। छोटी मछली उस चारे को खाती हैं जो प्रकृति ने बनाया है, प्लैंकटन, और बड़ी मछली छोटी मछलियों को खाती हैं। इसे कहते हैं मत्स्य न्याय। बड़ा इंसान हमेशा छोटे को खा जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इन एरियो में बहुत ज्यादा मछली का उत्पादन होता है, बहुत ज्यादा मछली पकड़ी जाती हैं। अब पता लगा मछुआरों ने मछली तो पकड़ ली, अब उस मछली का क्या होगा, तो उस मछली को सुरक्षित रखने के लिए मछली बैंक बनाए गए हैं। मछली बैंक क्या होते हैं, ऐसे बैंक जहां पे मछलियों को बर्फ में, एसी में सुरक्षित रखा जाता है, ताकि ट्रांसपोर्ट होने में अगर समय लग रहा है तो भी मछलियां खराब ना हो, तो इन्हें कहते हैं बैंक। तो इसमें कौन सा बैंक है, इस वाले महासागर में, अटलांटिक में न्यूफाउंडलैंड बैंक जिसे ग्रैंड बैंक कहते हैं, और ब्रिटिश द्वीप जिसमें डागर बैंक है। इसके चारों ओर क्या विस्तृत तट पाए जाते हैं। ज्यादा डीप में महासागरों को इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि ये चीज मैं फिर कह रहा हूं, क्वेश्चन यहां से आएगा। क्वेश्चन कहां से आएगा, यहां से आएगा। या ये पूछ लेगा कि इस जो है महासागर के उत्तर में कौन सा महाद्वीप है, दक्षिण में कौन सा महाद्वीप है। ओके, अगला है हिंद महासागर। आपने पाठ पढ़ा होगा, हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान, हिंदी में आपका जो था वो एक लेसन था। ऐसा महाद्वीप जिसका, ऐसा महासागर जिसका नाम एक देश के नाम पे पड़ा, ठीक है। इसका उत्तरी किनारा विकसित ना होने के कारण, ये देखो क्या है, ये क्या है, हिंद महासागर। लो नक्शा बना देना हूं, ये आपका अफ्रीका हो गया, क्या हो गया, अफ्रीका, और ये भारत है, ये एशिया है, ठीक है। दो सॉरी, ये आपका यूरोप है, यहां से यहां तक, और ये थोड़ा सा हिस्सा एशिया का है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका हिंद महासागर है। कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। तो इसका जो उत्तरी किनारा है, कौन सा किनारा, उत्तरी का, विकसित ना होने के कारण, विकसित इसलिए क्योंकि वहां पे जमीन आ जाती है, विकसित ना होने के कारण तथा कटा फटा होने के कारण, यहाँ पे यमन है, अरब है, अफ्रीका का सोमालिया है, इसे अर्ध महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध महासागर कहते हैं। अर्ध महासागर का मतलब क्या होता है कि जिसका किनारे जो है कटे फटे होते हैं, विकसित नहीं होते हैं, अर्ध महासागर कहते हैं। इसके सीमांत में यानी सीमा के अंत में मोजाम्बिक चैनल, लाल सागर, ये देखो लाल सागर, ये अरब है और ये अफ्रीका, इसके बीच में क्या है, लाल सागर। फारस की खाड़ी, यही फारस की खाड़ी है। अरब सागर, अरब सागर आप जानते हैं, खंबात की खाड़ी के पास में अरब सागर है। जब आप नदी पढ़े हुए तो नदी में अरब सागर में गिरने वाली नदियां, बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियां,
और फिर क्या, बंगाली खाड़ी, ये बंगाली खाड़ी है, और अंडमान सागर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको महत्वपूर्ण रूप से क्या बताया कि सागरों की स्थिति क्या है, क्रमानुसार क्या है। तो आप ये इतना तैयार कर लीजिए और ये कर लीजिए कि प्रशांत महासागर के उत्तर में कौन सा महाद्वीप है, दक्षिण में कौन सा महाद्वीप है, पूरब में कौन सा है और पश्चिम में कौन सा है। ऐसे ही हिंद महासागर और ऐसे ही अटलांटिक महासागर। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपको ये चीजें याद नहीं हो रही तो कतई टेंशन मत लीजिए, डायरेक्ट वो नहीं पूछेगा यहाँ पे कि कितना है, बस वो क्रम पूछेगा क्या है क्या नहीं है। बस आप गहराई में ध्यान रखिएगा कि गहरा प्रशांत के बाद जो है हिंद है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, प्रशांत के बाद अटलांटिक है। आप ऐसे ध्यान रखिए, प्रशांत से बड़ा, दूसरा अटलांटिक और तीसरा हिंद महासागर। चाहे तो ऐसे कर लीजिए पी, ठीक है, प्रशांत अटलांटिक, चाहे ट्रिक बना लीजिए चाहे मोटे तौर पे याद कर लीजिए कौन कौन सा, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। ठीक है, अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आखिरकार इसके महत्वपूर्ण द्वीप कौन से हैं। इतना आप इसको तैयार करिएगा।